गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर पद परिचय की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पद परिचय के बारे में आपको बताया था। आज इस वीडियो में हम आपसे पद परिचय की विस्तृत चर्चा करेंगे। देखेंगे पद परिचय हम किन किन बिंदुओं के आधार पर देते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कर्ता, क्रिया, कारक, विभक्ति, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, प्रविशेषण। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम पद परिचय देते हैं। तो सबसे पहले इनका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है, राम है, मोहन है, सीता है, गीता है, या किसी स्थान का नाम है, मुंबई, दिल्ली, इंदौर, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जहाँ पर किसी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नगर, मनुष्य, स्त्री, नदी, ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। और जहाँ पर किसी गुण, धर्म, दोष इत्यादि का बोध होता है, जैसे ऊंचाई, नीचाई, यौवन, बुढ़ापा, सुंदरता, किसी भाव की प्रधानता होती है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन संज्ञा के प्रकारों को भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर देखेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम के प्रकार नहीं लिखने हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, तुम, हम, सब, मैं, ये सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ हमें इनके प्रकार नहीं बताने हैं। फिर देखेंगे लिंग। तो लिंग दो प्रकार के हिंदी में होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जहाँ पर पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग है, और जहाँ पर स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यदि संख्या एक है, कोई एक व्यक्ति, एक वस्तु, तो वहाँ एक वचन होगा। और यदि कहीं एक या एक से ज़्यादा संख्या या व्यक्ति हैं तो वहाँ पर बहुवचन होता है। फिर देखेंगे कर्ता। अब किसी वाक्य में कर्ता संज्ञा भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, या कि सर्वनाम होगा, मैं, तुम, हम, सब इत्यादि। तो वहाँ हमें कर्ता लिखना है, यानी कर्ता संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है। फिर क्रिया। तो क्रिया जो किसी वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती है उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जहाँ पर कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जहाँ पर कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक और सकर्मक जानने के लिए हम क्रिया से क्या से प्रश्न करते हैं। यदि हमें उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक है, यदि उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक है। लेकिन केवल क्रिया लिखने में भी सही माना जाएगा। फिर हमने कारक और विभक्ति की बात की है। कारक हिंदी में 8 हैं और विभक्तियां भी 8 प्रकार की होती हैं। तो कारक के चिन्हों में कहीं अंडरलाइन हो सकती है। तो जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो कर्ता का चिन्ह है ने, तो राम ने में यदि कहीं अंडरलाइन है तो कर्ता कारक है। कर्ता कारक लिखें आप, या प्रथमा विभक्ति लिखें। वह गांव को जाता है या गांव जाता है, स्कूल जाता है, यहाँ वस्तुतः को साइलेंट होता है, लेकिन यहाँ पर कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वह कलम से लिखता है,
हाथ से या हाथ के द्वारा जल पीता है, जहाँ पर से या द्वारा का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर करण कारक या तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ पर के लिए का प्रयोग किया जाता है वह भिखारी के लिए दान देता है, तो जहाँ के लिए शब्द आता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर पार्थक्य विश्लेष पाया जाता है, कोई चीज कहीं से अलग हो रही है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वह छत से गिरता है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग होता है। जहाँ पर का के की का प्रयोग किया जाता है, जैसे दशरथ के पुत्र राम थे, राम के पुत्र लव और कुश थे, तो यहाँ पर जहाँ काके की का प्रयोग कहीं किसी के प्रति कोई संबंध दिखाया जाए तो वहाँ पर संबंध कारक षष्ठी विभक्ति होती है। और यदि सप्तमी विभक्ति का कहीं प्रयोग होता है तो में और पर अंडरलाइन कहीं यदि है तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, तो यहाँ पुस्तकालय में अंडरलाइन है तो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और मेज पर पुस्तक रखी है तो यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो सप्तमी विभक्ति लिखें या अधिकरण कारक लिखें। जहाँ किसी का संबोधन किया जाता है, अरे, भो, आई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ संबोधन कारक होता है। तो ये कारक और विभक्ति में कोई एक चीज आपको लिखनी है। फिर विशेषण हमने आपको बताए थे पिछले वीडियो में हमने, तो विशेषण के जो 4 प्रकार हैं, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण में जैसे कोई व्यक्ति, कोई पुस्तक, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जहाँ पर किसी गुण दोष की बात की जाती है, गुणवाचक विशेषण है, जैसे सुंदर पुस्तक, काला घोड़ा, तो ये गुणवाचक विशेषण हैं। और फिर संख्यावाचक और परिमाणवाचक में जहाँ पर संख्या का उल्लेख होता है संख्यावाचक है, और जहाँ पर मात्रा का उल्लेख होता है वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक में जैसे कक्षा में 40 छात्र हैं, यह 5वीं कक्षा है, तो जहाँ संख्या आती है वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। और जहाँ पर मात्रा का बोध होता है, जैसे 5 किलो शक्कर, 2 लीटर तेल, 5 किलो चावल, तो इसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हमने बताए थे, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। जहाँ पर समय का बोध होता है वह कल आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण है। और स्थानवाचक वह भोपाल जाएगा, यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और परिमाणवाचक जहाँ पर कम, ज़्यादा, थोड़ा बहुत, तेज चलता है, बहुत खाता है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और जहाँ पर किसी विधि या किसी परंपरा का उल्लेख किया जाता है, धीरे धीरे, अच्छी तरह, भली भांति, प्रेम पूर्वक, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और अव्यय शब्द यदि कहीं पूछे जाते हैं तो अव्यय शब्द अभिकारी शब्द कहलाते हैं, जो 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो पहला प्रकार है क्रिया विशेषण, जो हमने आपको बता दिया। संबंध बोधक, जहाँ किसी के प्रति कहीं संबंध दिखाया जाए, जैसे वह घर के बाहर खेलता है, वह बाहर खेलता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, लेकिन वह घर के बाहर खेलता है, घर के अंदर सोता है, तो संबंध बोधक क्रिया विशेषण।
संबंध बोधक अव्यय, और जहां पर समुच्चय बोधक अव्यय की बात जब हम करते हैं, जहां दो सेंटेंस आपस में जोड़े जाते हैं, तो वहां पर समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जहां हम दो वाक्यों को और, किंतु, परंतु इत्यादि, वह विद्यालय जाता है और पढ़ता है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो जहां दो वाक्यों को जोड़ने के लिए और, किंतु, परंतु इत्यादि का उल्लेख किया जाता है तो समुच्चय बोधक अव्यय है, समानाधिकरण अव्यय है। और जहां पर यद्यपि वह बहुत पढ़ता है तथापि फेल हो जाता है, ऐसे सेंटेंस आते हैं, तो उनको हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। लेकिन आपको केवल समुच्चय बोधक अव्यय लिखना है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। और इसके बाद विस्मयादि बोधक, जहां पर हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि का भाव दिखाई देता है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे कितने सुंदर पुष्प खिले हैं, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। और निपात उसे कहते हैं जहाँ कोई एक शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उसमें विशेष जोर या विशेष बल पैदा करते हैं, उनको हम निपात कहते हैं। जैसे मुझे कल जाना ही है, तो यहाँ ही जो है निपात है। और फिर हमने प्रविशेषण की बात की है, तो प्रविशेषण जैसे वह ईमानदार व्यक्ति है, तो व्यक्ति का विशेषण है ईमानदार, और वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है, तो यहाँ पर बहुत प्रविशेषण कहलाता है। तो इस प्रकार किसी भी शब्द का परिचय 3 से 4 बिंदुओं में हमें देना है। प्रकार लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप स्पष्ट रूप में जानते हैं तो लिखें, और नहीं जानते हैं तो केवल हमें पद परिचय में इन बिंदुओं के नाम लिखने हैं, उनके प्रकार नहीं बताने। इस प्रकार पहले हमने पद परिचय का नोट्स आपको भेज दिया है, जिसे कॉपी में लिखना है, और ये जो है केवल आपके सुनने के लिए है, इसे कॉपी में नहीं लिखना है, केवल नोट्स जो भेजा गया है उसे लिखना है।